और राहुल जी से पूरी की पूरी सरकार डरी हुई है। मैं अनुराग ठाकुर जी को एक बात कहना चाहूंगा, तो जात का मतलब शायद उन्हें नहीं पता, जात का मतलब कास्ट नहीं होता है। ये डरी हुई सहमी हुई जो सरकार है। संसद में जातीय जनगणना को लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जहां जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से जब ये सवाल किया गया अनुराग ठाकुर की तरफ से, जाति पूछा गया, तो उसको लेकर कंट्रोवर्सी भी देखने को मिल रही है और राहुल गांधी ने इसको अपना अपमान भी बताया है। यानी कि कुल मिलाकर यूँ कहें कि संसद के अंदर जातीय जनगणना पर लगातार सियासत जारी है। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड से कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत जी हैं। सर, जिस तरीके से जातीय जनगणना की बात जब संसद के अंदर चल रही थी, तो अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पूछ ली, तो उस पर राहुल गांधी भड़क गए और वो बोले कि उनका अपमान है जाति पूछना। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों वो कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि अगर जाति नहीं पूछेंगे तो जातीय जनगणना कैसे होगी? फिर सवाल तो ये है। मैं समझता हूँ कि ये राहुल गांधी जी का ही केवल अपमान नहीं है, ये पूरे संसद का अपमान है। क्या किसी के प्रति आप इस प्रकार की टिप्पणी कर सकते हैं क्या? इसलिए मैंने कहा कि ये उनके एक ऊंची मानसिकता प्रदर्शित करती है अनुराग ठाकुर जी की, और न केवल अनुराग ठाकुर जी के, वरना मैं तो कहूँगा पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बारे। क्योंकि जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है कि अनुराग ठाकुर जी की भाषण सुनी जाए, तो मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा दुखद स्थिति है कि प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है। तो ये मुझे लगता है कि मानसिक रूप से ये कहीं ना कहीं एक डरे हुए सहमे हुए लोग हैं, और मानसिक दिवालियापन भी इसे मैं कहना चाहूँगा। और मैं आपके माध्यम से अनुराग ठाकुर जी को एक बात कहना चाहूँगा, उन्हें पता है कि जात क्या है? मैं इसलिए उनसे पूछ रहा हूँ कि जब कोई नए बच्चे का जन्म होता है, बच्ची का जन्म होता है, तो उसे नवजात बोला जाता है। वो जात का मतलब शायद उन्हें नहीं पता, जात का मतलब कास्ट नहीं होता है। मैंने कहा कि उन्हें शायद पता ही नहीं है, और वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। बावजूद इसके क्या देश आज 21वीं सदी में है, और इस प्रकार के किसी व्यक्ति से आप ऐसे पूछ सकते हैं? राहुल गांधी जी ने एक नीतिगत निर्णय की उन्होंने बातें कही है कि कास्ट सेंसस इसलिए जरूरी है कि देश का सर्वांगीण विकास हो, हर वर्ग का विकास हो, और क्योंकि सबके एक जीवन शैली अलग अलग है, सबके रहन सहन का तरीका अलग होता है। तो एक उनकी मंशा ये है कि जातिगत जनगणना के साथ उनके जीवन शैली, जो परंपरागत जीवन शैली है, अपनी संस्कृतियों को ही बचा के कैसे हम मेन स्ट्रीम में रहें, कैसे देश प्रगति करे, ये उनकी मंशा है। लेकिन मैंने कहा कि ये डरी हुई सहमी हुई जो सरकार है, और सबसे बड़ी बात है कि मानसिक रूप से ये सरकार कहीं न कहीं दिवालिया है, इसलिए इस प्रकार के शब्दों का वो प्रयोग कर रही है। जी, जिस तरीके से बजट पर भी चर्चा हो रही है, उसमें भी लगातार कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। बजट को लेकर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये जो बजट आया है, ये कहीं ना कहीं एक दिखावटी बजट है, सिर्फ सरकार बचाने वाला बजट है। लेकिन वो कह रही है, बीजेपी कह रही है कि हमने जो बजट लाया है वो सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है, इसमें चाहे युवा हो, महिलाएँ हो, गरीबी हो, हर किसी का ध्यान रखा गया है। मगर आप लोग जानबूझ के मुद्दा बना रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मैं आज भी कहना चाहूँगा, ये बजट कहीं ना कहीं कुर्सी बचाने का बजट है। क्यों कुर्सी बचाने का बजट है? सरकार, मोदी जी एक चीज़ बतला दें वो, कि जो मोदी जी जिन विशेषकर जो हमारे संसाधन है, 48 लाख करोड़ का जो बजट दिया गया है, क्या इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है क्या? आज स्पेशल पैकेज की बात करें, स्पेशल इकोनॉमिक असिस्टेंस की बात करें, तो मणिपुर से ज़्यादा किसी को ज़रूरत था क्या? इन्होंने क्या किया? बिहार और आपको आंध्र प्रदेश। हमें कोई ये नहीं कि इन दोनों का आपने क्यों दिया, हमारा ये कहना है कि आपको जहां जिसकी आवश्यकता थी वो आप देते। लेकिन मोदी जी एक बात को बतलाएंगे क्या? इसी बिहार में जो 56,000 करोड़ की वो बात कर रहे हैं, आपको जो महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह की भूमि से उन्होंने कहा था कि 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 कितने चाहिए? 1,25,000 करोड़ की उन्होंने पैकेज की घोषणा की। हुआ क्या? बिग जीरो, शून्य, सिफर। आज मैं यही स्मरण दिला रहा हूं, उसका क्या हुआ? तो ये भी एक जुमला है। इसलिए मैंने कहा कि मोदी जी और उनकी पूरी की पूरी सरकार, मुझे लगता है कि इन्होंने झूठ बोलने में डिलीट कर रखा है। डायरेक्ट केवल ये डॉक्टरेट की बात नहीं, डिलीट भी इन्होंने कर रखा है। ये पूरी यूनिवर्सिटी है इनकी, और ये नए नए ईजाद करते हैं, कहाँ हमें झूठ बोला जाए, कहाँ क्या कहा जाए, और इस झूठ बोलने की प्रतियोगिता में ये अपने संस्कार भी भूल जाते हैं।
जी, इसके अलावा अगर देखा जाए, अभी राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया था ईडी को लेकर कि उनके घर ईडी आ सकती है लेकिन उनका स्वागत है चाय बिस्किट के साथ, तो इस पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि आप लोग को राहुल गांधी को कैसे पता चल गया ईडी आ रही है। यानी कि वो कह रहे हैं बेवजह आप लोग, मतलब जब कोई मुद्दा नहीं रहता तो आप लोग तूल देते हैं, मुद्दा बनाते हैं, ये एक सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश रहती है। तो फिर बीजेपी इतना रिएक्ट क्यों कर रही है? अगर जब उनके पे वो ये नहीं है तो रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए उन्हें। राहुल गांधी जी ने आशंका इसलिए जाहिर की है कि राहुल गांधी जी लगातार इन चीज़ों को, उनका जो अतीत रहा है, भारतीय जनता पार्टी का अतीत रहा है, चाहे ईडी की बात करें, सीबीआई की बात करें, आईटी की बात करें, लगातार जो अपने विरोधियों को वो दबाने के रूप में इनका प्रयोग करती है। राहुल गांधी जी सदन से लेकर सड़क तक वो लगातार संघर्षरत है, वो हर वर्गों के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी का परिणाम है अनुराग ठाकुर जी की जो उक्ति है ना, इसी संघर्ष का परिणाम है। जिसे कहा जाए ना, आदमी जब मानसिक रूप से एक दिवालिया हो जाता है तो उन्हें समझ में नहीं आता क्या करें। और राहुल जी से पूरी की पूरी सरकार डरी हुई है, पूरी मोदी जी की सरकार डरी हुई है। एक नहीं लगता सहमी हुई, डरी हुई ये सरकार है और उसी का नतीजा है। इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जिस प्रकार उनके अतीत के जो रिकॉर्ड रहे हैं, इसलिए उन्होंने आशंका जाहिर की है कि ऐसा ना कि अब ईडी भेज दें। और उन्होंने कहा आप स्वागत है, आइए, मैं इनके जो संस्कार हैं, मैं चाय पिलाऊंगा, मैं बिस्किट खिलाऊंगा, जो हमारे जो संस्कार है वो कांग्रेस पार्टी के संस्कार है वो करेंगे वो। और जो उनके संस्कार हैं, मोदी जी और अनुराग ठाकुर जी अपने संस्कार वहाँ परिलक्षित उनका हुआ है कि किसी को गाली देना, किसी के बारे जाति के बारे बात करना, ये उनके संस्कार हैं। ये तो संस्कारों की बात है। जी, अभी जो एक मुद्दा है अयोध्या की बात करें, जहाँ पे एक बच्ची के साथ जो रेप हुआ है, उसको लेकर बीजेपी सवाल कर रही है कि जो आरोपी है वो सपा से जुड़ा हुआ है, सपा का नेता है, उसकी फ़ोटो अवधेश प्रसाद वहाँ के जो सांसद है उनके साथ भी है। तो इसको लेकर लगातार बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि ऐसे लोगों का, जो गुंडों की पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो गुंडों के साथ खड़ी रहती है, मगर हमारी सरकार जो है इस पर बुलडोजर चलाएगी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डीएनए होना चाहिए, अगर डीएनए गलत पाया जाता है तो ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव जी ने जिन बातों को कहा है उनके पीछे मकसद ये है कि दोषी बख्शे नहीं जाएं और जो निर्दोष है उन्हें तंग ना किया जाए। उनके पीछे मंशा ही है। सबसे पहली बात मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही जघन्य अपराध है और पीड़िता को न्याय मिले, और ये केवल एक विकृत मानसिकता के लोग ही ऐसा कर सकते हैं। जहाँ तक फ़ोटो की बात है तो सार्वजनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे फ़ोटो आते हैं और भारतीय जनता पार्टी क्या उनका जवाब देगी? जिस प्रकार जितने भी कृत्य में उनके जो ऑफिस वियरर का लगातार फ़ोटो आया है, बड़े बड़े लोगों के साथ फ़ोटो आया है, तो इसलिए मैंने कहा कि फ़ोटो साथ होना महत्वपूर्ण नहीं है। क्या वाकई ये उनके बहुत करीबी रहे हैं कि क्या है, ये जाँच का विषय है, सरकार उनकी है, उन पर पूरी जाँच करें, जाँच करने के बाद उन पर कार्रवाई करें। ये तो सपा को लोग भी सारा स्वागत किया, अखिलेश जी ने स्वागत किया है कि भाई उनको दंडित किया जाए। स्वयं अवधेश प्रसाद जी ने उन्होंने कहा कि उन्हें उनका दंडित किया जाए। लेकिन मेरा आज भी आपके माध्यम से एक विनम्र निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। बहुत सारे राजनीति के विषय हैं, ये विषय मानवीय पक्ष से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए मैंने कहा कि इनका राजनीतिकरण न करते हुए पीड़िता को कैसे न्याय मिले और कैसे दोषी पे सख्त से सख्त कार्रवाई है कि इस प्रकार के कृत्य करने के पीछे 10 बार लोग सोचे, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर दलित जो लोग हैं, मतलब जो बच्ची दलित जो भी घटना हुई है, इसमें सारे सेकुलरवादियों का मुंह बंद है, सारे नेता चुप हैं। अगर यही कोई मुस्लिम लड़की के साथ हो जाता तो इसमें हाय तौबा मच जाती। देखिए, मैंने कहा ना कि ये भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्या कहाँ से ये लोग हैं, इन्हें हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई चीज़ें नज़र नहीं आती है। इन्हें मैंने कहा जिसके साथ घटना घटी है वो भी इन्हें हिंदू मुस्लिम में देख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि इनकी जो मानसिकता इतनी विकृत हो चुकी है, ये धर्म, और जिसे कहा जाए धर्म एक व्यक्तिगत चीज़ है, व्यक्तिगत आस्था की चीज़ है, लेकिन हर जगह पे, और ये कोई नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी को भी आपने देखा होगा ना, चुनाव के वक्त गोबर, गाय, भैंस, मंगलसूत्र, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो इनसे आप बहुत ज़्यादा आशा भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन दुख होता है कि इन विषयों को भी ये धार्मिक चश्मे से देखते हैं, ये एक दुख का विषय है।
जी, आखिरी सवाल है, आप अपने क्षेत्र की जनता की जो आपकी क्षेत्र की जनता है लोहरदगा, वहाँ के लिए, और विशेष तौर पर अभी जो आपने बजट में भी कई बातों का जिक्र किया है, जो मांग करी है, तो आपके क्या मुद्दे हैं प्राथमिकताओं में और क्या आप चाहते हैं कि जो होना चाहिए? देखिए, जो मैंने चुनाव के वक्त हमने जो वायदे किए थे, एक धार्मिक पहचान के बारे आदिवासियों को मैंने उठाया है, एक रेलवे कनेक्टिविटी के बारे अपने क्षेत्र में वो मैंने उठाया है, साथ ही साथ आपके एक सैनिक स्कूल खोलने की बात है, अल्बर्ट टिक्का जी का नाम, क्योंकि वो परमवीर चक्र विजेता, उनके नाम पे हमने उठाया है। एक दो इशू है जो झारखंड के महत्वपूर्ण इशू हैं, विशेषकर मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे 1,36,000 करोड़ रुपया जो बकाया है केंद्र सरकार के पास, वो हमें दें। ये तो बहुत आंध्र प्रदेश को दे रहे हैं, बिहार को दे रहे हैं, झारखंड क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ये सब मुद्दे हैं। एक और महत्वपूर्ण है, पूरे जो राष्ट्रीय इशू है, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि मैं मुस्लिमों के एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ, दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने सबका साथ सबके विकास की जगह इन्होंने किया क्या है? मौलाना आज़ाद जी के नाम पे जो स्कॉलरशिप जो बच्चियों को हायर एजुकेशन के लिए दी जाती, इसे उन्होंने बंद कर दिया है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमारे कमिंग अभी सेशन में ये चीज़ें आने वाली हैं। जी, बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत जी से, जिन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और साफ तौर पे कहा कि जो बीजेपी है वो सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन जो असल मुद्दे हैं वो कहीं दिखाई नहीं देते। और ये अपने क्षेत्र के लिए जो तमाम मुद्दों की बात भी इन्होंने जिक्र किया कि हम उन मुद्दों को लगातार संसद के अंदर उठाते रहेंगे। दिल्ली से मैं हिमांशु दुबे, Delhi 24 भारत।